तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं आपका पसंदीदा शो जो कहेंगे सच कहेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों की सत्ता में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की है। बंगाल में अब की बार ममता बनर्जी जीत का चौका लगाने से चूक गईं और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। सवाल यह है कि आखिर कैसे बीजेपी ममता के गढ़ में इतनी बड़ी सेंधमारी लगा पाई। बंगाल जैसे राज्य के कठिन चुनाव में बीजेपी ने कैसे जीत की डबल सेंचुरी मार ली। क्या बंगाल में इस बार हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो गया या एसआईआर की वजह से यह सब हुआ? आपको अपनी पहली स्टोरी में इस आंकड़ों को हम विस्तार के साथ आपको समझाने वाले हैं। दूसरी स्टोरी में आपको हम बताएंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों का अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। 27 में बीजेपी यूपी में हैट्रिक लगा पाएगी या अखिलेश का पीडीए चल जाएगा, इसका भी डिटेल एनालिसिस आपके सामने हम रखने वाले हैं। और इसके बाद आपको लेकर चलेंगे तमिलनाडु, जहां इस बार के चुनाव में जो हुआ शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। तमिलनाडु में जो काम सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन जैसे सिनेमाई आइकन नहीं कर पाए, वो काम महज 2 साल के भीतर ही थलपति विजय कैसे कर गए। आखिर तमिलनाडु की राजनीति में थलपति विजय कैसे स्टालिन की डीएमके और जयललिता की एआईएडीएमके जैसी स्थापित पार्टियों को काफी पीछे छोड़ते हुए सत्ता के करीब पहुंच गए। तो बने रहिए हमारे साथ, आज इन्हीं खबरों पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो चलिए शुरुआत पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों से कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार लगातार 15 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आखिर टीएमसी की हार और बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की वो कौन कौन सी वजह हैं? आखिर कैसे इस बार के चुनाव में हिंदू मुस्लिम एंगल ने पूरा समीकरण ही बदल दिया? तो आंकड़ों के साथ इसकी पूरी एनालिसिस हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बंगाल का फाइनल रिजल्ट आपको बता देते हैं। तो बंगाल की 294 में से अब तक 293 सीटों के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें से 207 सीट पर जीत दर्ज कर बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार यानी 2021 की तुलना में बीजेपी को इस बार 130 सीटें ज्यादा मिली हैं। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी के हिस्से में 80 सीटें ही आई। 2021 की तुलना में टीएमसी को इस बार 135 सीटों का नुकसान हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई हैं और कांग्रेस के लिए यह दोनों ही इजाफा है। हुमायूं कबीर की नई नवेली आम जनता उन्नयन पार्टी को भी 2 सीटें मिली हैं। वहीं लेफ्ट को 1 और एआईएसएफ को भी 1 सीट मिली है। वोट शेयर के लिहाज से अगर बात करें तो अकेले बीजेपी को इस बार 45.84% वोट मिले हैं, जो कि पिछली बार की तुलना में 7.69% ज्यादा है। टीएमसी की बात करें तो 40.80% वोट मिले, जो कि 2021 के मुकाबले में 7.22% कम है। इसके अलावा कांग्रेस को 2.97% और लेफ्ट को इस बार 4.68% वोट मिले हैं। रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जहां बीजेपी की जीत को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों से जोड़ते हुए बंगाल के लिए एक नया अध्याय बताया, वहीं टीएमसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग असली विलन है, उसने बीजेपी के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी हैं। बीजेपी ने काउंटिंग सेंटरों पर दरअसल कब्जा कर लिया था। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में
आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे, बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है। लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक ज्वाइंट ट्रायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। सैड टू से CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. तो एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वहीं बंगाल में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुवेंदु अधिकारी इस जीत के पीछे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बता रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी की माने तो इस बार हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट किया है। ऑल हिंदूज आर यूनाइटेड इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी। इस बार हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है और जो मुसलमान जिस तरीके से वोट करता टीएमसी को उस तरीके से नहीं किया है। इनिशियली बाइफर्केशन हुआ है, कुछ वोट मुसलमान प्रो मुस्लिम पार्टी को गया है, बीजेपी को भी कुछ आया है छोटा छोटा करके। अब ये जो शुवेंदु अधिकारी का दावा है उसे आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। दरअसल हिंदी अखबार जनसत्ता की एक रिपोर्ट है कि बंगाल की 100 हिंदू बहुल सीटों ने इस बार पूरा सियासी खेल बदलने का काम किया है। जनसत्ता के मुताबिक बीजेपी ने 100 हिंदू बहुल सीटों में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू बाहुल्य सीटों पर पार्टी का जो विनिंग स्ट्राइक रेट है 71% रहा है, 71%। वहीं टीएमसी को महज 27 सीटें ही मिल पाई, यानी हिंदू बाहुल्य सीटों पर टीएमसी के स्ट्राइक रेट की बात करें, विनिंग स्ट्राइक रेट महज 27%। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में इन 100 सीटों में से 73 सीटें टीएमसी ने अपने नाम की थी। उस चुनाव में हिंदू बहुल सीटों पर ममता का प्रदर्शन दमदार रहा था, लेकिन इस चुनाव में सब कुछ पलट गया है। बीजेपी ने हिंदू वोटरों को एकजुट करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर इस बार के चुनाव कैंपेन तक बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश की, जिसमें शुवेंदु अधिकारी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अहम भूमिका निभाई है। चाहे वो शुवेंदु अधिकारी का राम मंदिर बनाना हो या चुनाव के दौरान अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर दर्शन करना हो। ऊपर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियों ने भी बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने में बड़ा काम किया है। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। देखिए, इसका असर यह हुआ कि हिंदू बाहुल्य सीटों पर इस बार बम्पर वोटिंग हुई और जिन सीटों पर भी पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मतदान हुए, उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। तो आपको कुछ सीटों के आंकड़े भी हम दिखा देते हैं। जनसत्ता की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि जोरा साको सीट पर पिछली बार 51% वोटिंग हुई थी और ममता बनर्जी की टीएमसी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार यहां 86.72% ही हुई है, यानी कि 35.72% का इजाफा रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया। इसी तरह से काशीपुर बेलगछिया सीट पर पिछली बार
61.20% मतदान हुए थे। जीत टीएमसी को मिली थी, लेकिन इस बार 89.01% वोटिंग हुई, यानी 27.81% ज्यादा नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। मानिक टोला सीट पर 2021 में 65.20% वोटिंग हुई थी, जीत टीएमसी को मिली थी। इस बार 90% से ज्यादा वोटिंग हुई और पिछली बार की तुलना में यह 25% लगभग ज्यादा है और नतीजा जीत बीजेपी को मिली। रास बिहारी सीट पर 2021 में 61.70% वोटिंग हुई, तब जीत टीएमसी को मिली थी, लेकिन इस बार 86.58% मतदान हुआ, यानी 24.88% ज्यादा, और इस बार जीत बीजेपी को मिली। अब इसी तरीके से बैरकपुर की बात कर लें तो पिछली बार 70.40% वोट यहां पर पड़े थे, तब टीएमसी जीती थी। इस बार 89.82% यहां पर मतदान हुआ, पिछली बार की तुलना में 19.42% ज्यादा, और जीत बीजेपी को मिल गई। विधाननगर में 2021 में 69% वोटिंग हुई थी, टीएमसी को तब जीत मिली थी, लेकिन इस बार 86.26% मतदान हुआ, यानी लगभग 17% ज्यादा, और नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। जबकि बीजपुर की बात करें तो पिछली बार यहां पर 74% से ज्यादा मतदान हुआ था, टीएमसी जीती थी। इस बार तो 90% से भी ज्यादा वोट डाले गए, यानी 16.58% ज्यादा, और जीत बीजेपी को मिली। एक और हिंदू बाहुल्य सीट हावड़ा उत्तर में 2021 में 72% मतदान हुआ था और तब जीत टीएमसी की हुई थी, लेकिन इस बार 88% यहां पर मतदान हुआ, यानी लगभग 16% ज्यादा। रिजल्ट भी बदल गया, बीजेपी जीत गई। यानी बीजेपी ने इस बार बंगाल में हिंदू बाहुल्य सीटों पर जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की है और टीएमसी के हर गढ़ में सेंधमारी की है। पूरा हिंदू कंसोलिडेट हो गया ना, फुल। बहुत जरूरी था ममता बनर्जी का हराना, बहुत जरूरी था ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। यही तो नैरेटिव आप गढ़ना चाह रहे हो। कांग्रेस तो सबकी पार्टी है, लेकिन आपने एक कम्युनिटी को बिल्कुल इकट्ठा कर करके साइड लाइन कर दिया, तो वो तो वही रह गया ना। तो आप साइड लाइन कर रहे हो ना, मैं वही बात कह रहा हूं। आप देश को किधर ले जाना चाहते हो? यानी बंगाल में इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण भी साफ साफ दिखाई दिया। एक तरफ ज्यादातर हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में गए, वहीं ज्यादातर मुस्लिम वोट टीएमसी के खाते में। अब इसे आप समझिए आंकड़ों की जुबानी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 36 मुस्लिम उम्मीदवार विजयी हुए और इनमें से 31 ममता बनर्जी की टीएमसी से ही हैं, जबकि ममता ने अपने कुल 291 सीटों में से 47 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा। तो दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी इस बार 80 सीट जीतने में ही सफल रही और उनमें से भी 31 मुस्लिम जीते हैं, जबकि कांग्रेस के टिकट पर जो 2 विधायक चुनकर आए वो दोनों मुस्लिम हैं। कांग्रेस ने अपने कुल 292 उम्मीदवारों में से 70 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। इसके अलावा खुद हुमायूं कबीर अपनी पार्टी से 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, जबकि एक मुस्लिम विधायक एआईएसएफ से भी चुना गया है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम वोटरों ने ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की एक तरीके से लाज बचाई है। हालांकि न सिर्फ हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण बल्कि एसआईआर फैक्टर को भी इस बार के चुनाव परिणाम में अहम माना जा रहा है। तो वो कैसे, ये भी हम आपको समझा देते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, बंगाल की 294 में से 112 सीटों पर 25,000 या उससे ज्यादा मतदाताओं के नाम एसआईआर प्रक्रिया के तहत हटाए गए थे। इन 112 सीटों में से 72 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, वहीं 39 सीटें टीएमसी के हिस्से में आई हैं, जबकि 2021 की स्थिति इससे पूरी तरीके से उलट थी। इन 112 सीटों पर 2021 में बीजेपी को महज 26 और टीएमसी को 86 सीटें मिली थी। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक 187 सीटों पर 5,000 से ज्यादा नाम हटाए गए और इन 187 सीटों में से 47 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या
जीत के अंतर से ज्यादा है। जनसत्ता के एक आकलन के मुताबिक एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कुछ सीटों पर वोट बढ़े भी। ऐसे 14 सीटों का आकलन किया गया जहां कम से कम 16,000 वोट बढ़े हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि इन 14 सीटों में से 13 पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि पिछली बार इन 14 में से 6 सीट ही बीजेपी जीतने में कामयाब हो पाई थी। चुनाव परिणाम के बाद अब बारी बंगाल में बीजेपी के नए सीएम के खोज की। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि आने वाले 9 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन इस सरकार का मुखिया कौन होगा, अब तक उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि इसमें शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे और मजबूत दावेदार के तौर पर दिखते हैं। दरअसल बीजेपी आमतौर पर राज्य चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती है। यहां भी चुनाव से पहले घोषित नहीं किया गया था। ऐसे में अब बीजेपी किसे अपना सीएम बनाएगी, इसका चयन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया और उनके साथ ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। और अब अगले सेगमेंट का रुख मैं करना चाहूंगा। बंगाल में बीजेपी की जीत के विश्लेषण के बाद अब हम आने वाले दिनों में देश की सियासत पर पड़ने वाले इसके सियासी असर का विश्लेषण करते हैं। बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। ये नतीजे न सिर्फ पूर्वी भारत का भूगोल बदल रहे हैं, बल्कि इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों पर भी पड़ना तय है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अभेद्य दुर्ग को ढहाने के बाद बीजेपी के खेमे में जो उत्साह है, उसकी गूंज अब लखनऊ के सियासी गलियारों तक भी सुनाई पड़ने लगी है। और इसकी एक झलक कल देर रात तब देखने को मिली जब जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी ने यह घोषणा कर दी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के बाद अब अगला नंबर अखिलेश यादव का है। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। तो इशारा साफ है कि बंगाल के बाद बीजेपी की नजर अब उत्तर प्रदेश पर है। बीजेपी की नजर यूपी पर अब इसलिए भी टिक गई है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए फॉर्मूले से अखिलेश यादव ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। 2024 में उसी पीडीए फॉर्मूले के कारण बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई थीं, लेकिन बीजेपी ने पिछले 2 साल में जबरदस्त कमबैक किया। तो माना यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत महज एक राज्य की जीत नहीं है, बल्कि यह 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक लॉन्च पैड भी तैयार कर चुका है। ऐसे में बंगाल में ममता की हार विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, तो बीजेपी के लिए यूपी में बूस्टर डोज की तरह है। यह जीत यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सियासी टेंशन दे रही है। और कल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बंगाल विजय के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर मुहर लगा दी। उन्होंने महिला आरक्षण के बहाने सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। और प्रधानमंत्री के बयान के बाद अखिलेश यादव ने आज महिला आरक्षण को ही हथियार बनाकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि पीडीए की मांग है कि जो महिला आरक्षण समस्त विपक्ष ने मिलकर संसद में सहर्ष पास किया, उसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लागू करने की घोषणा बीजेपी सरकार तत्काल करे, या कह दे कि पुरुषवादी भाजपाई और उनके सामंती संगी साथी महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ हैं। जब तक यह घोषणा नहीं होगी, तब तक हम ये बात हर हफ्ते जगह जगह उठाते रहेंगे। एक और पोस्ट में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए उसे पुरुषवादी सोच और शोषण का प्रतीक बता दिया। एक और पोस्ट कर उन्होंने बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती और काउंटिंग को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसा बंगाल में हुआ, वैसा ही घपला यूपी विधानसभा चुनाव के अधिकारी जगह जगह उन्होंने किया था पहले। फिर इसी मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराने का आरोप भी उन्होंने लगाया है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बंगाल चुनाव नतीजों के बाद अचानक यूपी की सियासत क्यों गर्म होने लगी है। दरअसल बंगाल चुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरीके से ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े थे, लेकिन बंगाल के नतीजों ने सियासी समीकरणों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यानी इस एक राज्य में जीत से बीजेपी के लिए दिल्ली की राह आसान हो जाती है। बीजेपी की कोशिश सत्ता की हैट्रिक लगाने की है, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने 10 सालों के सियासी वनवास को खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए यह तय है कि बंगाल की जीत का असर यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। यह जीत बीजेपी के लिए बड़ा मॉरल बूस्टर है और 2027 के लिए जीत का मोमेंटम भी देगा। बंगाल में बीजेपी की जीत ने पूरे पार्टी संगठन में उत्साह भर दिया है। यूपी बीजेपी से 2027 में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लहर के तौर पर इस्तेमाल करेगी। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि मजबूत हुई है। योगी ने बंगाल में रैलियां की, यूपी मॉडल को हाईलाइट किया। उनकी जीत यूपी में उनके नेतृत्व को और धारदार बनाएगी और पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन को और मजबूत करेगी। तो बीजेपी के सामने ममता विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा थी, इसीलिए इस हार से विपक्षी गठबंधन के मनोबल को झटका लगा है। इससे अखिलेश यादव की रणनीति प्रभावित होगी। गठबंधन में टूट-फूट या सीट बंटवारे पर विवाद भी बढ़ सकता है। बीजेपी अब यूपी में जाति आधारित पीडीए गठबंधन के मुकाबले राष्ट्रवाद, सुरक्षा और विकास को मुख्य मुद्दा बनाएगी। बंगाल का नतीजा इस नैरेटिव को और ताकत देगा। जीत के बाद बीजेपी की सीट शेयरिंग में मजबूत पोजीशन होगी, वो अपने सहयोगियों पर दबाव बना सकेगी और ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। बंगाल की जीत यूपी में एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने का मॉडल बन सकता है। बंगाल के नतीजे ये दिखाते हैं कि गुड गवर्नेंस और मजबूत संगठन से सत्ता बरकरार रखी जा सकती है, तो माना यह जा रहा है कि बीजेपी यूपी में यही फॉर्मूला 2027 में दोहराएगी। बीजेपी के लिए यूपी में सत्ता की हैट्रिक लगाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जिस तरह पार्टी कमबैक कर रही है, उससे यूपी में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सियासी हौसला मिला है। बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह से घुसपैठ के मुद्दे को हिंदुत्व के साथ जोड़ा, वो उसके लिए सियासी संजीवनी बन गया, और अब वही फॉर्मूला यूपी में 2027 के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है। यानी बंगाल की जीत ने बीजेपी के लिए विजेता वाला वो नैरेटिव सेट कर दिया जिसकी तलाश उसे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से थी। यूपी 2027 के रण में अब बीजेपी एक प्रोएक्टिव मोड में होगी, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपनी पूरी रणनीति दोबारा लिखनी पड़ सकती है। ममता बनर्जी की हार के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इसमें अखिलेश यादव को क्या सीख लेनी चाहिए, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मिलने वाले फायदे को कम किया जा सके। दरअसल राजनीति में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास अक्सर नुकसानदायक साबित होता है। 2047 में 37 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव आत्मविश्वास से लबरेज हैं। ममता की हार अखिलेश यादव के लिए यह संकेत है कि उन्हें चुनावी आकलन में इससे बचना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या का सेंटीमेंट बहुत संवेदनशील और प्रभावी है। ऐसे किसी भी धार्मिक भावना वाले मुद्दे पर हल्की सी चूक भी राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती है। बंगाल के मामले में भी ममता को धार्मिक भावनाओं के कारण नुकसान हुआ है। बीजेपी ने बंगाल में हिंदुत्व, सुरक्षा और केंद्रीय योजनाओं को जोड़कर चुनाव लड़ा। अखिलेश को जाति आधारित राजनीति के साथ साथ ठोस विकास का एजेंडा देना होगा, ताकि सिर्फ विरोध का टैग ना लगे। टीएमसी की छवि परिवारवाद और एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी की बनी। समाजवादी पार्टी में भी युवा, नए चेहरों और जिला ब्लॉक स्तर के संगठन को मजबूत करना जरूरी है, ताकि बीजेपी के बूथ स्तरीय संगठन का मुकाबला किया जा सके। ममता की हार से विपक्षी एकता पर सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश को कांग्रेस और छोटे दलों के साथ सीट बंटवारे में समझौता करना होगा। विपक्षी गठबंधन को मजबूत और व्यवहारिक बनाना होगा। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी के पारंपरिक मुस्लिम बहुल इलाकों में भी सेंध लगाई। अखिलेश को पीडीए फॉर्मूला जो है उसे बैलेंस करते हुए ओबीसी, ईबीसी और नॉन मुस्लिम गरीब वोटरों तक भी प्रभावी पहुंच बनानी होगी। 2027 के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर डोरे भी डालने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए मुस्लिम वोट के बंटने के खतरे को भी रोकना होगा। ममता की हार अखिलेश के लिए चेतावनी है कि केवल जाति, गठबंधन और विरोध से बीजेपी को नहीं रोका जा सकता,
इसके लिए वैकल्पिक मजबूत मॉडल पेश करना होगा। और अब अगली रिपोर्ट, अब वक्त है जो कहेंगे सच कहेंगे में तीसरे सेगमेंट का। इसमें हम विश्लेषण करेंगे कि तमिलनाडु की सियासत में एक फिल्मी सितारे जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ थलपति विजय के इतिहास रचने का। ऐसा इतिहास जो न कभी सुपरस्टार थलाइवा यानी रजनीकांत बना पाए और ना ही यूनिवर्सल हीरो कमल हासन रच पाए। करुणानिधि से लेकर एमजी रामचंद्रन तक की सियासी विरासत को कुचलते हुए विजय तमिलनाडु के सुपरस्टार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। थलपति विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कड़गम अपने पहले ही चुनाव में तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी को भले ही 234 विधानसभा सीटों वाली असेंबली में पूर्ण बहुमत ना मिली हो, लेकिन बहुमत के इतने करीब है कि विजय थलपति को सीएम बनने से शायद ही कोई रोक पाए। दरअसल टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर 46% के साथ सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हासिल की है। डीएमके ने 164 में से 59 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 36%। और एआईएडीएमके की बात करें तो 170 में से 47 सीटें मिली और स्ट्राइक रेट 27.67%। कांग्रेस ने 28 में से 5 सीटें हासिल की, 17.8% स्ट्राइक रेट। बीजेपी का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। पार्टी 27 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ एक ही जीत हासिल कर सकी और स्ट्राइक रेट की बात करें तो महज 3.4%। 1967 के बाद पहली बार तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और एआईएडीएमके के अलावा किसी तीसरी पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार विजय की लहर कितनी मजबूत थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद सीएम स्टालिन समेत 34 मंत्रियों में से 15 मंत्री चुनाव हार गए। और अब हम आपको मैप के जरिए यह दिखाते हैं कि विजय की पार्टी टीवीके ने पहले ही चुनाव में तमिलनाडु को किस कदर अपने रंग में रंग दिया। तो इस मैप में गुलाबी रंग की सीटें टीवीके की हैं। विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु की हर इलाके में सीटें जीती हैं और सबसे अधिक दबदबा उत्तर और खासतौर पर जो तटीय इलाके वहां पर रहा। मध्य तमिलनाडु में भी उसे खूब सीटें मिली। नक्शे में हरा रंग डीएमके का है, जिसने ज्यादातर सीटें दक्षिणी इलाकों में जीती हैं, जबकि एआईएडीएमके को मैप पर आप भूरे रंग में देख सकते हैं, जिसे अधिकतर सीटें उत्तर मध्य क्षेत्र में मिली हैं। तो टीवीके को मिली सीटें बहुमत से 10 कम है। तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा जरूरी होता है, ये जो मैजिकल फिगर है। ऐसे में विजय की पार्टी ने समर्थन के लिए कांग्रेस पार्टी से बात की है। Tamil political situation, basically post-election scenario. Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji, LOP Lok Sabha Rahul Gandhi ji, in charge Girish Chodhankar ji was there. The President of TVK, T.D. Vijay, has requested the INC for support to form a government in Tamil Nadu. विजय की पार्टी का यह पहला विधानसभा चुनाव था और अपने पहले ही चुनाव में विजय ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से लेकर डीएमके, एआईएडीएमके के कई पुराने और दिग्गज नेताओं की रणनीति को मात देते हुए पहली बार में ही प्रदेश की सत्ता पर कब्जा जमा लिया उन्होंने। तो सवाल है कि आखिर विजय को इतनी जल्दी इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? दरअसल विजय की यह जीत उनके स्टारडम की ही जीत मानी जा रही है। विचारधारा, पार्टी, चुनावी गुणागणित, लोक लुभावन वादे सब पीछे रह गए। विजय का थलपति यानी सेनापति का कल्ट फिगर इन सब को पछाड़कर आगे निकल गया। विजय तमिल फिल्मों में मौजूदा दौर के सबसे बड़े स्टार हैं। करियर के पीक पर रहते हुए राजनीति में एंट्री की, लेकिन सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन से सीख लेते हुए उन्होंने पॉलिटिकल एंट्री के साथ ही फिल्मों से संन्यास ले लिया था। तो थलपति विजय ने भले ही 2 साल पहले पार्टी बनाई हो, लेकिन वो अपने फैन क्लब के जरिए 20 साल से सोशल वर्क कर रहे थे। दरअसल तमिलनाडु में फैन क्लब कल्चर बहुत बड़ा है। विजय के तमिलनाडु में सैकड़ों फैन क्लब हैं, यानी फैन क्लब टीवीके पार्टी स्ट्रक्चर में बदल गए और उनके लाखों फैन ही कार्यकर्ता बन गए। तो तमिलनाडु में मुस्लिम और क्रिश्चियन मिलाकर करीब 12% हैं और अब तक वोट बैंक ये डीएमके के पास था। और अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और अभी की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लीजिए।